हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम 50+ MCQ देखेंगे। किन किन टॉपिक्स पे? एक हो गया आपका वित्त आयोग, एक हो गया योजना आयोग, नीति आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग। इन सारे टॉपिक्स से जो भी बेस्ट क्वेश्चंस बन सकते थे, इनमें से 15+ क्वेश्चंस वो हैं जो यूपीएससी आईएएस में पूछे गए हैं, वो भी हमने यहाँ पे रख लिए। यूपी पीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं, उनको भी हमने यहाँ पे रख लिया। जब इन टॉपिक्स का डिटेल एनालिसिस इन क्वेश्चंस का आप देखोगे तो फिर आपकी बहुत अच्छी समझ बन जाएगी। ये समझ ना सिर्फ आपको इस एग्जाम में काम आएगी, आगे अगर आप यूपी पीसीएस दे रहे हो, यहाँ तक कि यूपीएससी दे रहे हो, तो भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक एक पॉइंट का हम एनालिसिस करेंगे, बहुत डिटेल में करेंगे, तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इसके पहले जो भी स्टूडेंट नए हैं, तो आपकी कंप्यूटर क्लासेज ख़त्म हो चुकी हैं, 16 क्लासेज इसी चैनल पे पड़ी हुई हैं। पंचायती राज की 22 क्लासेज पड़ी हुई हैं, उनको भी आप देख सकते हो, बहुत अच्छी समझ बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। बिल्कुल की जाती है, लेकिन ये पूछ रहा है किस पर्पज के लिए। तो पहला है राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए। वित्तीय स्थिति देखो, वित्तीय स्थिति राज्य की वो होती है जिससे हमें पता चले कि राज्य की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है कि नहीं है, कर जो संग्रह हो रहा है वो अच्छा खासा हो रहा है कि नहीं, जो योजना है उनके लिए पर्याप्त पैसा है, लोन ज़्यादा तो नहीं है। ये सब कहाँ होता है? बजट के माध्यम से। जब बजट आता है, बजट में ये सरकार अनाउंस करती है। तो वित्त आयोग का यहाँ कोई काम नहीं। केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए ये भी बिल्कुल नहीं, क्योंकि 112 अनुच्छेद के तहत केंद्र का अलग वित्त आता है, वार्षिक वित्तीय विवरण इसको नाम दिया जाता है। ठीक है। अगला है केंद्र सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए। ये भी बिल्कुल नहीं। ये भी संसाधन कहाँ से निर्धारित होते हैं? बजट से। कि टैक्स, टैक्स के द्वारा कितना राजस्व संग्रह होगा, गैर टैक्स के द्वारा कितना होगा, लोन के द्वारा कितना होगा, अनुदान के द्वारा कितना होगा, ये सारी चीजें होती हैं। अगला क्या है? केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। बिल्कुल ये सही है आपका, कि केंद्र का जो केंद्र राज्यों को अनुदान जो देता है वो निर्धारण करना, प्लस केंद्र से, सेंटर से राज्यों के लिए जो आपके क्या जाते हैं, सेंटर जो टैक्स कलेक्ट करता है, तो सारे टैक्स आज की डेट में डिविजिबल हैं। सारे टैक्सों से राज्यों को क्या हिस्सा जाएगा और किस फॉर्मूले के आधार पर जाएगा, इसका निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग। और भी काम करता है, अगर राष्ट्रपति उसे कोई सौंपे, तो ये सारे वित्त आयोग के काम है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। लास्ट टाइम आप लोगों ने बोला था कि इस आंसर को एलो मत कीजिएगा, मतलब हाईलाइट मत कीजिएगा, तो मैंने हाईलाइट नहीं किया, अलग से लिख दिया है। आप लोग अब बताना कि क्या ये वाला सही लग रहा है कि वैसे हाईलाइट पहले कर देते थे वो सही था। ठीक है। दूसरा, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये जो आपको समझा रहा हूँ इसको बहुत डिटेल में समझ लेना। ठीक है। वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है। ये बोल रहा है कि वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है। पहले आप लोग समझ लो विधिक क्या होता है और संवैधानिक क्या होता है। विधि मतलब कानून, कानून मतलब सामान्य कानून। सामान्य कानून संसद द्वारा सामान्य बहुमत से पारित होते हैं, ये हो गया सामान्य कानून। दूसरा होता है संवैधानिक। संवैधानिक मतलब जो संविधान में या तो पहले से लिखा है या संशोधन के द्वारा आप वहां पे डाल रहे हो। ये इसके लिए आपको चाहिए विशेष बहुमत, है ना, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत चाहिए कम से कम। ठीक है। इसके द्वारा आप संविधान संशोधन कर सकते हो। तो जो संवैधानिक है, अगर संविधान में कोई चीज़ लिखी है तो वो कहलाएगी संवैधानिक, और अगर सामान्य कानून के द्वारा कोई चीज़ आई है तो वो क्या हो जाएगी? सांविधिक। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। एक होता है संवैधानेतर, संविधान के इतर, तो वो भी होता है गैर संवैधानिक, उसको बोला जाता है कि संविधान में उसका जिक्र नहीं है तो संवैधानेतर भी कर देते हैं। तो वित्त आयोग एक क्या है? सांविधिक निकाय है क्या? नहीं है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है अनुच्छेद 280 के तहत। आगे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था। बिल्कुल सही है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार है। हाँ, वित्त आयोग केवल सलाह देता है, इसको मानना या ना मानना केंद्र सरकार के हाथ में है, लेकिन ऐसी परिपाटी बनी चली आ रही है शुरुआत से कि इसकी अधिकतर सिफारिशें मान ली जाती हैं। पहले वित्त आयोग का गठन 1985 में किया गया था। ठीक है। तो ये क्या है आपका? गलत है। पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 में, केसी नियोगी की अध्यक्षता में। तो इसमें देख लेना क्या हो जाएगा। दूसरा सही है आपका और तीसरा सही है, पहला आपका गलत है। तो केवल 2 और 3।
अगला क्या है, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया था? अभी आप बात की है अनुच्छेद 280। निम्न में से किस एक की सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है? तो किसकी सिफारिशें होती हैं? वित्त आयोग की। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को क्या बोला गया है? अभिकथन है, और दूसरा क्या है? रीजन है। वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है, बोला गया। नहीं, ये गलत है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण संसद करती है। संसद ने एक कानून बना दिया गया कि वित्त आयोग का गठन ऐसे किया जाएगा, इतने सदस्य होगा और इसमें इनकी योग्यताएं ये होंगी। उस आधार पे ही राष्ट्रपति क्या है, इनको चुनता है, मतलब नियुक्ति करता है। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती, ये बिल्कुल सही है कि नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। तो क्या हो जाएगा, ये गलत है और बी सही है, डी आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्या है, वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सही है? आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं, बिल्कुल। एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य, तो टोटल 5 हो जाते हैं। आयोग में कम से कम एक सदस्य हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, ऐसा नहीं है। इस कथन का सिंपल सा मतलब है, देखो यहाँ पे यूपीएससी वाले क्वेश्चंस भी हैं तो उनका लेवल अच्छा होता है, वो हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ देते हैं। वहीं यहाँ तो लगने लगता है, जब आप घर पे बैठे होते हो ना, हर चीज़ आपको लगती है कि बहुत आसान है, ये तो समझा दिया। इसका 50% भी सिंपल क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो वहाँ दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो वहीं गलत हो जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन इतने नज़दीक होते हैं। तो बहुत ध्यान से समझा करो हर चीज़ को। ये बोला है, देखो वहाँ पे एक प्रावधान तो है कि जो 4 सदस्य हैं उनकी योग्यताओं का बात है, तो उनमें से एक सदस्य की योग्यता क्या होनी चाहिए? हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के योग्य होना चाहिए वो व्यक्ति। तो वो वकील भी हो सकता है, वैसी योग्यता रखनी चाहिए उसको। तो ये जरूरी नहीं है कि वो जज हो सकता है रिटायर्ड जज हो, तो ये योग्यता में है, ये नहीं है। ये क्या बोल रहा है कि वो जज होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। आयोग का अध्यक्ष पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है, ये भी गलत है आपका, किया जा सकता है। आयोग के प्रथम अध्यक्ष के संथानम थे, तो आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपके? के संथानम। और वैसे थे कौन? ये तो गलत है, केसी नियोगी। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाए, ये गलत हो जाए, केवल एक सही हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। वित्त आयोग के कार्य क्या क्या हैं? भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना, बिल्कुल गलत है। चाहे आपकी केंद्र की संचित निधि हो तो संसद से अनुमति लेनी पड़ती है, और राज्य की संचित निधि हो तो किसकी? राज्य के विधानमंडल से अनुमति लेनी पड़ती है। बिना वोटिंग के, बिना अनुमति के एक भी पैसा आप नहीं निकाल सकते हो संचित निधि से, ठीक है। जो है आपका विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक भी पारित कराना पड़ता है और विनियोग विधेयक पारित कराना पड़ता है, तब आप संचित निधि से क्या है, पैसा निकालते हो। तो ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। प्राप्त करों के भागों को राज्यों के बीच में बांटना, हाँ, वित्त आयोग वो फॉर्मूला बनाता है कि जो टोटल कर आपने प्राप्त किए उनको राज्यों के बीच किस आधार पर बांटा जाए। सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार करना, ये भी सही है। संघ सरकार तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही हैं या नहीं, इसकी देखरेख करना तथा उस पर रिपोर्ट करना, ये काम कोई भी नहीं करता, ये सरकार का ही काम है, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा, केवल 2 और 3 सही हो जाएंगे, तो 20 का सही हो जाएगा। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? यह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतर प्रवाह प्रोत्साहित करता है। एक कथन पूछा है, कौन सा एक कथन सही? ठीक है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त वितरण को सुगम बनाता है। यह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। और अगला क्या है, इस संदर्भ में उपर्युक्त ए बी सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है, तो यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यह अवसंरचना विकास हेतु एफडीआई जिसे बोलते हैं, विदेशी पूंजी अंतर प्रवाह, इनका कोई रोल नहीं है, इसमें भी कोई रोल नहीं है, और वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता में भी कोई रोल नहीं है। थोड़ा कैग वगैरह तो ये काम करती है पारदर्शिता लाने के लिए, इनका कोई वो नहीं। अगला चलते हैं। निम्न में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? यहाँ से वो चीज़ें क्लियर होंगी ना, आपकी लक्ष्मीकांत क्लियर करेगा, ना कोई टीचर करेगा, ना कोई बुक करेगी, ठीक है। यूपीएससी तक की बता रहा हूँ। जितने भी आयोग हैं, चाहे आपका वित्त आयोग,
चाहे आपका ओबीसी आयोग, चाहे एससी एसटी आयोग, मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग, यूपीएससी, जितने भी आपके केंद्रीय स्तर पर आयोग हैं, ये सारी अपनी रिपोर्ट सबसे पहले राष्ट्रपति को भेजते हैं। फिर राष्ट्रपति क्या करता है, इस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाता है। ये समझ लेना, ठीक है। तो सारे आयोगों की बात हो रही, तो इसमें वित्त आयोग भी आपका आ जाता है कि इनकी रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन में कौन रखवाता है, राष्ट्रपति रखवाता है। तो भारत का राष्ट्रपति। ऐसी राज्य के स्तर पर राज्यपाल रखवाता है सारे आयोगों की रिपोर्ट विधानमंडल में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल 243I, इसके तहत ये क्या है, संवैधानिक निकाय है। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं करता है या नहीं कर सकता है, ये गलत है आपका। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को सहायता तो देता है, हाँ, राज्य करों से क्या हिस्सा मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसमें संस्तुति नहीं करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। ये सही है किंतु आर गलत है, सी हो जाएगा इसका। राज्य वित्त आयोग है, क्या है, विधिक संस्था, आसाम विधिक संस्था, संवैधानिक संस्था। तो जो मैंने बताया संवैधानिक संस्था है। हाँ, ये पेड बैच के बारे में जानकारी है। बहुत अच्छे से एक चीज़ समझ लीजिए, कुछ स्टूडेंट होते हैं वो हल्की सी गलती में क्या रह जाते हैं, उनको लगता है सारी चीज़ें फ्री में मिल ही रही हैं, पढ़ लिया, नोट बना लिया, ठीक है। अगर आपको लग रहा है, थोड़ा अपने आप को टेस्ट करते रहो। मेन कंपटीशन होता है लास्ट के जो 4 से 5 मार्क्स आपको बढ़ाने होते हैं। जब सारे व्यक्ति पढ़ रहे हैं, सारे व्यक्तियों के पास कंटेंट है, वो मेहनत कर रहे हैं, तो ये अंतर क्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है। और समटाइम्स थोड़ा जब आप एग्जाम देने जाते हो ना, तो लक और सिली मिस्टेक्स, अगर इसलिए मिस्टेक्स आपने 3-4 नहीं की तब तो आराम से आप पहुंच जाते हो, वो हो गई तो फिर चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। इसके लिए क्या होता है ना कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने होते हैं, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी होती है। तो जिनको भी ये लग रहा है, जो सीरियस स्टूडेंट है, उनको बोलेंगे आप या तो प्रैक्टिस आपकी वहाँ पे हो रही है तो कर सकते हो, वहाँ पे करते रहो, नहीं तो पेड बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सही यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। एक तो जो अभी एमसीक्यू चल रहे हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट हुए हैं आपके, 8 टेस्ट वो हो चुके हैं, प्लस अभी एमसीक्यू चल रहे हैं। एमसीक्यू योजनाओं पे चल रहे हैं तो इतने ज़बरदस्त चल रहे हैं कि अगर सोचो 1947 से 67 तक की योजनाएं, 20 साल की योजनाओं पे 200 प्लस 250 प्लस एमसीक्यूज जब आप सॉल्व करोगे तो यहीं से सारे क्वेश्चन आ जाने। दिन में आपने रिवाइज की सारी योजनाएं, क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर भी आपको लग रहा है तो आप बार बार लोग स्टूडेंट डिस्कस भी कर रहे हैं, तो हर एक चीज़ याद हो जानी है। ये जो माहौल होगा ना वो नहीं मिलेगा कहीं पे। तो इसको अगर ज्वाइन करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। सारी पीडीएफ जितनी है अब तक की वो मिल जाएंगी, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे रिवीजन प्रोग्राम के साथ। साथ में आपको मौका मिलेगा सुपर ग्रुप में जाने का भी, अगर आप टास्क वगैरह एक्टिव रहते हो। और यहाँ पे इंश्योरिटी रहती है कि जो स्टूडेंट हो इतनी मेहनत करा दी जाएगी कि वो 80-85 प्लस जाए, ठीक। टास्क समय समय पर होते ही रहते हैं। वैल्यू एडिशन क्लासेज, जैसे आज की क्लास है तो वैल्यू एडिशन का ही पार्ट है। रेगुलर ग्रुप कॉल होती है, वहाँ पे भी डिस्कशन होता है, क्वेरी डिस्कशन होते हैं, क्वेश्चन डिस्कशन होते हैं, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बैच फीस 299 है। इस नंबर पे आपको पे करना है, चाहे फ़ोन पे करो, चाहे पेटीएम करो, चाहे गूगल पे। अकाउंट नेम चेक कर लेना। पेमेंट करने के बाद आपको या तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम किसी एक पे भी स्क्रीनशॉट भेज दोगे तो आपको ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। क्वेरी अगर कोई है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए फिर से आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या था, राज्य वित्त आयोग क्या है, संवैधानिक संस्था है, इस पर बात हो चुकी है। अब आते हैं योजना आयोग का अंत किसने किया था। योजना आयोग आपको पता है, पहले योजना यही बनाती थी, पंचवर्षीय योजना चलती थी। योजना आयोग इतनी पावरफुल बॉडी थी कि इसे बोला जाता था मैन कैबिनेट, है ना। और ये सारी योजनाएं बनाती थी, प्लस फंड भी ये बोलती थी कि इस योजना को इतना फंड दिया जाए, सलाह देती थी। और फिर जो आपकी विकास परिषद है वो क्या करती, राष्ट्रीय विकास परिषद इसका अनुमोदन कर देती थी तो काम हो जाता था। इसका अंत पीएम मोदी ने कर दिया था। पीएम मोदी जैसे आए थे तो इसका अंत कर दिया था। 1 जनवरी 2015 से इसकी जगह क्या बना दिया था, नीति आयोग। तो इसका अंत किसने किया। कुछ क्वेश्चन और आते हैं, जैसे एक आता है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछ लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट क्या है ना, गलती करके आ जाते। अध्यक्ष चाहे योजना आयोग हो चाहे नीति आयोग हो, इसके अध्यक्ष हमेशा पीएम रहते हैं, तो पदेन अध्यक्ष हैं ये। तो जो उस टाइम पे पीएम, पहले योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, और आखिरी कौन थे, पीएम नरेंद्र मोदी।
अब उपाध्यक्ष पे आते हैं। पहले उपाध्यक्ष योजना आयोग के कौन थे आपके? गुलजारी लाल नंदा। और नीति आयोग के कौन थे? अरविंद पनगड़िया। ये ध्यान रखना। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि अभी करंट में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है और सीईओ कौन है, ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। प्लस योजना आयोग क्या है, ना तो आपका संवैधानिक निकाय है, योजना आयोग जो था, सेम नीति आयोग जो अगर योजना आयोग की बात कर रहा हूँ तो सेम चीज नीति आयोग में भी है। तो ना तो संवैधानिक निकाय है या योजना आयोग था, और ना ही ये विधिक निकाय था, और अभी नीति आयोग भी नहीं है। ये केवल मंत्रिमंडल का एक प्रस्ताव था, उसके द्वारा इसकी स्थापना हुई है। भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई। किसके द्वारा? फिर से आ गया, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से। अगर राष्ट्रपति यहाँ पे अध्यादेश ले आता तो ये कानून ही था, संसद के एक अधिनियम से होता तो विधिक हो जाता, तो ये ऐसा कुछ नहीं था। योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए निम्न में से किस दिन नीति आयोग अस्तित्व में आया? तो नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। और इनका कद भी कैबिनेट रैंक के बराबर होता था, पहले होता था, अभी भी है, ठीक है, जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? फिर से योजना आयोग के बारे में पूछा जा रहा है। तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। फैक्चुअल क्वेश्चन है। निम्न में से किस निकाय या किन निकायों का उल्लेख संविधान में नहीं है? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो किस निकाय का उल्लेख संविधान में नहीं है? राष्ट्रीय विकास परिषद, बिल्कुल इसका नहीं है। जैसा मैंने बोला कि योजना आयोग बना था, योजना आयोग ना तो संवैधानिक है और ना ही विधिक है, केवल मंत्रिपरिषद के एक प्रस्ताव द्वारा इसका गठन हुआ था, और इसी का ही एक ढांचा था, क्या? राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ये भी क्या थी? ना तो संवैधानिक थी ना विधिक थी, तो इसका कहीं जिक्र नहीं है। योजना आयोग का भी नहीं है, और क्षेत्रीय परिषद है, इनका भी कहीं जिक्र नहीं है। हाँ, 263 अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद एक है केंद्र राज्य संबंधों के लिए, ये संविधान में इसका जिक्र है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए। फिर सरकारिया आयोग ने जब रिपोर्ट दी थी उसके बाद इनका गठन किया भी गया है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तीनों में से किसी का भी जिक्र नहीं है। 1 2 3 आईएएस प्री का क्वेश्चन है। भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष पूछा गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। नीति आयोग के विषय में कौन सा एक सही नहीं है? क्या सही नहीं है? इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, बिल्कुल किया गया। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष इसमें पदेन होता है, पूर्णकालिक नहीं होता, ठीक है। तो यही क्या है? सही नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। गठन जनवरी 2015 में किया गया, बिल्कुल सही है। सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी सही है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? अब तो था हो गया ये, उस टाइम क्वेश्चन पूछा गया होगा जब ये था, ठीक है। तो योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष है? कैबिनेट रैंक के जो मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की बात हो रही है। नीचे दिए हुए 2 वक्तव्यों में से एक को कथन ये तथा दूसरे को रीजन कहा गया है। तो कथन क्या है? योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल परिभाषित किया गया है, केवल संघ हेतु नहीं अपितु राज्य हेतु भी। कि मतलब योजना आयोग है, इसको ना केवल संघ बल्कि राज्यों के लिए भी आर्थिक मंत्रिमंडल की परिभाषा दी गई है। बिल्कुल सही है ये, क्योंकि मैक्सिमम योजनाएं यही तय करती हैं, मैक्सिमम कहाँ क्या पैसा जाएगा, कैसे बनाओ, वो सारी चीज़ें। अब आते हैं रीजन पे। यह राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है। उपर्युक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कूट सही है? तो ये सही बात है कि ये पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है, ठीक। लेकिन केवल इस वजह से इसे आर्थिक मंत्रिमंडल नहीं बोला जाएगा, केवल इस वजह से। तो दोनों चीजें तो सही हैं, बट ये रीजन करेक्ट नहीं है। तो ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का, ये बात हो जाएगी, आंसर बी। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग एवं योजना आयोग की परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एम बी माथुर ने दिया था।
इन्होंने बोला था कि जब योजना आयोग सारा काम कर ही रहा है, इसके पास ऑलरेडी डिटेल रहती है, अब आप वित्त आयोग बना रहे हो, वित्त आयोग फिर से सारा रिसर्च करता है, सारी डिटेल कलेक्ट करता है, फिर चीज़ें बोलता है, तो क्यों ना आप योजना आयोग को दोनों का विलय कर दो, एमबी माथुर हो जाएंगे। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनको एक बार देख भी लिया करो। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष पीएम होता है, तो बिल्कुल होता है। भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय, यहाँ पे देखना, सर्वोच्च निर्णय संस्था योजना आयोग है, तो निर्णय लेने वाली संस्था ये नहीं थी, ये सुझाव देती थी। निर्णय कौन लेती थी इसके सुझाव पे? राष्ट्रीय विकास परिषद, तो ये गलत हो जाएगा। योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सचिव होता है, बिल्कुल सही है। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है, ये भी सही है। जो राष्ट्रीय विकास परिषद होती थी उसमें पीएम होते थे, सारे मुख्यमंत्री होते थे, चाहे वो राज्यों के हों, चाहे कुछ संघ शासित प्रदेश जैसे दिल्ली और पौंडीचेरी, वहाँ पे भी सीएम होते थे, तो वो बाकी यूनियन टेरिटरीज के जो प्रशासक होते थे वो भी उसमें शामिल होते थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल के कुछ मंत्री भी उसमें कैबिनेट मंत्री शामिल होते थे। तो भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था कौन सी? योजना आयोग है। ये कथन आपका क्या है? गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद थी। राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती है, बिल्कुल करती है। राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाती है, बिल्कुल सुझाती है। राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है, ये भी करती है। योजना में धन आवंटन सुझाती है। योजना में धन के आवंटन को कौन सुझाव देता था? योजना आयोग। सुझाव देने का काम योजना आयोग करती थी, उसे फाइनल सहमति देने का काम कौन करता था? राष्ट्रीय विकास परिषद। तो 1 2 3 सही हो जाएंगे और चौथा गलत हो जाएगा। तो 1 2 3। निम्न में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना निम्न में से कौन करते हैं? पीएम बिल्कुल करते हैं। अध्यक्ष वित्त आयोग ये नहीं होते हैं। संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण ये होते हैं, अभी बताया था मैंने, और राज्यों के मुख्यमंत्री ये भी होते हैं। तो 1 3 4 आईएएस प्री का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो अंतर्राज्यीय परिषद, इसका गठन कब हुआ है? 1990 में। जैसे मैंने बोला, अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र राज्य संबंधों पे सरकारी आयोग बना था। 1988 में, कहीं कहीं 87 होगा, वैसे 88 सही है। 88 में इसकी रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। उसमें इन्होंने बोला था कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए, इसी के बाद गठन किया गया था। हालांकि अनुच्छेद 263 संविधान में शुरुआत से ही डाला हुआ है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, अभी बात हुई, 1952 में बनी है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 संथानम कमेटी की रिपोर्ट के बाद। और पहले जो सीबीसी थी ना, केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसी के अंडर में ही सीबीआई को रखा था। ये जो मामले सौंपती थी वही सीबीआई देखती थी। अब तो सीबीआई का क्षेत्र बहुत ब्रॉड हो गया। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993। तो केवल ये राष्ट्रीय विकास परिषद गलत है आपका, बाकी सब सही थे। आगे चलते हैं। भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? 324। इसके अंतर्गत क्या आता है? निर्वाचन आयोग। 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब वयस्क जितने होंगे, पहले 21 साल उम्र थी, अब कर दी 18 साल, तो 18 साल के ऊपर जो भी व्यक्ति होगा वो सबको मताधिकार दिया जाएगा। आगे चलते हैं। तो ये हो गया अनुच्छेद 324 के तहत इलेक्शन कमीशन आता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत, और जबकि इसको हटाया कैसे जाता है मुख्य चुनाव आयुक्त को? उसी विधि द्वारा हटाया जाता है जिस विधि द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। दैट मीन्स महाभियोग की प्रक्रिया। 2/3 बहुमत से दोनों सदन जब पारित कर देंगे महाभियोग को, तभी इसको हटाया जाएगा। हाँ, कुछ आयुक्त, एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक क्या होता है? इलेक्शन कमिश्नर। दो, तो एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, तो 2 होते हैं आयुक्त। आयुक्तों को हटाने के लिए क्या होता है कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त सिफारिश करता है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति हटा सकता है आयुक्तों को। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया होती है और इसको संरक्षण मिला हुआ है
तो जब इसको हटाने पे इसके ऊपर कोई दबाव नहीं है तो ये केंद्र की बात मानने को बाध्य नहीं है, तो ये आयुक्तों को भी नहीं हटाएगा बिना किसी ठोस वजह के। आगे चलते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है? मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। ये कथन गलत है। वेतन भी समान है, इनकी समान अधिकार हैं, वेतन भी समान है, और सहमति से या बहुमत द्वारा ये निर्णय लेते हैं। 3 सदस्यीय निकाय माना जाता है इसे। ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। ये भी सही है। ये वाला आपका क्या है? गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ वेतन में असमानता लिखा है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। ये भी सही है। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक जो भी पहले होता है। ये गलत है। कितना है? 6 वर्ष या 65। जो भी पहले हो, या तो 6 वर्ष उन्होंने कार्यकाल कर लिया हो पूरा, या 65 वर्ष की उम्र पहले पूरी कर ली हो, तो ये इनकी इस एज तक ये बने रहते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। केवल 2 और 3 सही है आपके, तो बी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ये देखो, एक एक क्वेश्चन इतना ज़्यादा है इसका, अगर आप एनालिसिस सुन रहे हो तो ये 4-4 क्वेश्चन यहाँ से आपके क्लियर हो रहे होंगे। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? फिर से आ गया। तो यहाँ लोगों को देखो डाउट है, फिर से मैं डाउट दूर किए दे रहा हूँ। यूपी के बारे में भी करता हूँ इस वाले क्वेश्चन में। यहाँ तो क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले। ठीक। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन लोग होते हैं? जो लोग जिनको राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकता है, जैसे राज्यपाल। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही नियुक्त होता है। जैसे आपका अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल क्या होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, राष्ट्रपति जब चाहे इनको हटा सकता है। ये तो इन लोगों का हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति क्या जब चाहे तब हटा सकता है? बिल्कुल नहीं हटा सकता है। इसको हटाने के लिए आपको क्या? महाभियोग चलाना पड़ेगा। और यूपी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूपी में पहले क्या था? 2014 से यूपी का जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है, ठीक है, राज्य चुनाव कमिश्नर आयुक्त, ठीक है, तो राज्य का जो चुनाव आयुक्त होता है उसका कार्यकाल पहले 68 वर्ष था, 6 वर्ष या 68 वर्ष। अभी इनको बढ़ा के क्या कर दिया गया? 70 वर्ष। जो वर्तमान में आयुक्त हैं इनका कार्यकाल को 2 साल तक और बढ़ाने के चक्कर में ये उम्र कितनी? 70 साल कर दी गई। आगे चलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। ये सही है आपका। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई हैं। बिल्कुल सही है। निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। इसकी वो समझना, निर्वाचन आयुक्त की बात हो रही है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो मुख्य की बात होती तो ये कार्यपालिका के पास नहीं है, ये किसके पास है? आपके विधायिका के पास, संसद के पास। लेकिन निर्वाचन आयुक्तों की बात हो रही तो हाँ, इनको पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? कार्यपालिका के पास है। बस ये है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ऐसी सिफारिश करे। तो ये दोनों सही हैं। अब ये क्या बोला गया? हाँ, लेकिन रीजन सही नहीं है ना? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है, फिर से वही आ रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करके आपका बिल्कुल है। निर्वाचन आयोग से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, तो जितने आज हो गए डिस्कस उन्हीं में से ही आ जाने। अगर आपने डिस्कशन सुन लिया तरीके से तो आराम से आप कर पाओगे। तो इसको पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? आयुक्त की बात हो रही है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य। तो भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या हैं? संसद तथा राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, बिल्कुल सही। किसी राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्कृति करना। ये ध्यान रखना कि इस चीज को, ये आपका यूपीएससी लेवल का एक तो क्वेश्चन भी यूपीएससी का है, जो आपका चुनाव आयोग है वो राष्ट्रपति शासन के लिए संस्तुति नहीं करता है,
लेकिन राष्ट्रपति शासन जो है आपका, अगर उसको 1 साल से ज़्यादा बढ़ाना है आपको, ऐसा बोला गया, वैसे राष्ट्रपति शासन 1 साल से ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन अगर इसे 1 साल से ज़्यादा बढ़ाना है तो उस राज्य में, एक तो राज्य के किसी हिस्से में या पूरे राज्य में या देश में कोई राष्ट्रीय आपातकाल होना चाहिए, और राष्ट्रीय आपातकाल के बावजूद भी चुनाव आयोग अगर ये बोले कि इस समय चुनाव कराने की दशाएं नहीं हैं, सही दशा नहीं है, चुनाव नहीं हो सकता है, उसके बाद ही 1 साल से ज़्यादा क्या है, आप राष्ट्रपति शासन बढ़ा सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक लगा सकते हो। 3 साल के बाद तो चुनाव कराने ही कराने। ठीक है, तो ये क्या है, ये गलत हो जाएगा इस आधार पे। हाँ, ये अगर ऐसा बोल दे, राष्ट्रपति शासन ऑलरेडी लगा है, और ये ऐसा बोल दे कि अभी चुनाव कराने वाली परिस्थितियां नहीं हैं, तो इस आधार पे क्या होगा, राष्ट्रपति शासन बढ़ा सकती है कौन, केंद्र सरकार। निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करना, ये भी सही है, तो ये सही हो जाएगा आपका। 1, 2 और 4 सही हो जाएंगे। तो कौन सा है आपका 1, 2, 4 बी। निम्नांकित कार्यों में से कौन एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है। तो देखते हैं कौन कौन से कार्य हैं। मतदाता सूची तैयार करने का निर्देशन और नियंत्रण, बिल्कुल ये कार्य है। आपको क्या बताना है, कौन सा कार्य नहीं है। दूसरा, संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल चुनाव का संचालन करना, ये भी कार्य है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन, ये भी है। विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना, ये कार्य नहीं है। प्रावधान कौन करता है, संसद करेगी। संसद प्रावधान करेगी, उन प्रावधानों के अंदर चुनावों का संचालन कौन करता है, आपका चुनाव आयोग करता है। तो विधानमंडल के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना, ये इसका कार्य नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 327 के तहत ये कार्य किसका है, संसद का। राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, भारत का चुनाव आयोग, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। भारत के निर्वाचन आयोग कौन कौन से चुनाव करता है, वो ध्यान दे लो। भारत का निर्वाचन आयोग आपका, एक तो राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा लोकसभा, चौथा आपका राज्यसभा, इसके बाद आपका विधानसभा और विधान परिषद। ये सारे चुनावों का संचालन करते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के निम्न में से कौन से कृत्य हैं। लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के लिए पदों के निर्वाचन करवाना। तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, लोकसभा के सदस्य। यहाँ पे चुनाव आयोग का कोई रोल नहीं रहता है, ये ध्यान रखना। लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर चले जाओ चीज़ें, तो वहाँ चुनाव आयोग या किसी भी संस्था का कोई रोल नहीं। वहाँ पर राष्ट्रपति का रोल तो हो सकता है। तो राष्ट्रपति सबसे पहले, कोई अगर नई लोकसभा चुनी जाती है तो राष्ट्रपति क्या है, सबसे पहले एक प्रोटेम स्पीकर का चुनाव कर देते हैं। प्रोटेम स्पीकर क्या करते हैं, सबको शपथ दिलवा देते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं। अब वो सदस्यों को शपथ मिल गई तो वो क्या हो गए, अब सही सदस्य वो कहलाएंगे। जब शपथ के बाद जो सचिवालय है लोकसभा का या राज्यसभा का, वो एक तारीख डिसाइड करेगा। तो स्पीकर का चुनाव है तो क्या, लोकसभा का सचिवालय तारीख डिसाइड करेगा। उस दिन सारे सदस्य अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को स्पीकर चुन लेंगे, और जब एक बार स्पीकर का चुनाव हो गया, फिर सारी चीज़ें कब क्या होगा वो स्पीकर डिसाइड करेगा। ठीक है। हाँ, कब उसका सत्र बुलाया जाएगा, कब सत्रावसान होगा, ये सारा काम कौन, राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं। तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं है। राज्यसभा के सभापति के लिए निर्वाचन, तो सभापति उपराष्ट्रपति ही होता है। तो हाँ, उपराष्ट्रपति अगर लिखा होता है तो इसका चुनाव कौन करवाता है, आपका चुनाव आयोग। फिर नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन कराना, ये राज्य का चुनाव आयोग कराता है। निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय, ये कौन करता है, सभी संदेह और विवादों का निर्णय चुनाव आयोग नहीं करता है, या तो कोर्ट में जाते हैं बाद में मामला, या राष्ट्रपति के पास भी जाता है चुनाव से संबंधित अगर किसी अयोग्यता का विचार हो। तो ये भी गलत हो जाएगा आपका, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं, कोई भी सही नहीं है। यूपीएससी का 1994, यूपीएससी के क्वेश्चन तो नॉर्मल लगेगा, लेकिन उसके जो ऑप्शन है इतने जबरदस्त होते हैं, हर एक ऑप्शन आपको आना चाहिए, तभी आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। कितने सदस्यीय? 3 सदस्यीय, तो ये गलत हो जाएगा। 1989 तक, एक बार कंफर्म कर लेना, 1989 तक ये 1 सदस्यीय था। 89 में से 3 सदस्यीय किया गया, फिर 2-3 साल के लिए इसे 1 सदस्यीय बनाया गया, फिर से 3 सदस्यीय कर दिया गया, तब से परमानेंट 3 सदस्यीय है। ठीक है। संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। ये एक फिर से ऐसा क्वेश्चन आ गया जहां स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हैं। ठीक है, अभी बताता हूँ इसका आंसर। ये भी गलत हो जाएगा, ये नहीं करता है। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है, ये भी गलत। नहीं, ये सही है। निर्वाचन आयोग क्या करता है, जैसे अभी हाल ही में हुआ है शिवसेना का विभाजन और विलय संबंधित जो विवाद होते हैं, निर्वाचन आयोग के पास ही जाते हैं, वही डिसाइड करता है कि कौन असली शिवसेना है, किसके पास निशान होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो केवल 3 सही है, बाकी सब गलत है, फर्स्ट और सेकंड। अब आते हैं कि जो चुनाव है, चुनाव की तारीख क्या होगी, या चुनाव की प्रक्रिया कब से कैसे क्या चुनाव होना चाहिए, इसकी सिफारिश कौन करता है? चुनाव आयोग। सिफारिश करके ये चुनाव आयोग क्या कर देता है, ये मीडिया को ये संबोधित कर देता है। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है। इसके बाद इसकी एक अधिसूचना जारी होती है। अधिसूचना केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति जारी करता है, उसी आधार पर करेगा जो चुनाव आयोग ने डेट सुझाई है, और राज्य स्तर पर राज्यपाल करेगा। राज्य स्तर पर लेकिन जो तारीख है डिसाइड कौन करता है? राज्य सरकार करता है। किसकी सलाह से? चुनाव आयोग की। तो सेम बात हो गई कि सलाह जब चुनाव आयोग को देना है तो सलाह दोनों स्तर पे चुनाव आयोग देता है, तो डिसाइड भी वही करता है, लेकिन फाइनल परमिशन यहाँ पे कौन देता है? राज्य सरकार देती है। और अधिसूचना राज्यपाल जारी करता है, और यहाँ पे अधिसूचना कौन जारी करता है? राष्ट्रपति। तो इसमें से कौन कौन से सही हो जाएंगे? केवल 3 सही, केवल 3। आगे चलते हैं। भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में निम्न में से कौन सा सही है, आपको बताना। सरकार द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना, बिल्कुल नहीं। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और केंद्र में गृह मंत्रालय आ गया, ये भी खत्म। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश तथा राष्ट्रपति केंद्र स्तर पर और राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना, यही सही है। और यूपीएससी आईएएस का क्वेश्चन है, इन्होंने भी यही माना है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखो, आईएएस प्री 1995 में पूछा गया। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति तथा राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना। जिस दिन से अधिसूचना जारी होती है उस दिन से ऐसा मान लिया जाता है कि वो विधानसभा अगर है तो विधानसभा भंग हो गई, लोकसभा है तो लोकसभा भंग हो गई। कुछ सामान्य नियम है, अधिसूचना जारी होने के कुछ समय के अंदर ही चुनाव हो जाते हैं, फाइनल रिजल्ट आ जाता है। भारत में अब अधिसूचना का आपकी इससे कुछ नहीं लेना है। जिस दिन चुनाव आयोग चुनाव की डेटों की सिफारिश कर देता है, आदर्श आचार संहिता उसी दिन से लग जाती है। अधिसूचना इसके बाद जारी होती है, हो सकता है 10 दिन बाद जारी हो, तो अधिसूचना और आदर्श आचार संहिता और चुनाव की डेटें जारी करना सब अलग अलग चीजें हैं। भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निम्न में से कौन कौन सी निर्वाचन प्रणालियां स्वीकृत की गई? तो भारत में 2 प्रकार की निर्वाचन प्रणालियां चलती हैं। एक है फर्स्ट पास्ट द पोल, जिसके सबसे ज़्यादा जिसे मत मिले हैं वो व्यक्ति, तो वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, जिसे बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोल। ठीक। दूसरी एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। इसके द्वारा किस किस के चुनाव होते हैं? आपके राष्ट्रपति के। इसके बाद दूसरा किसके चुनाव होते हैं? आपके उपराष्ट्रपति। इसके बाद राज्यसभा के जो सदस्य हैं और एमएलसी, इन सब के चुनाव होते हैं इसके द्वारा। तो 2 प्रणालियां अपनाई गई हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली, इसका उपयोग नहीं होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचयी मतदान प्रणाली, इसका भी यूज नहीं होता है। तो 1 और 2 सही हो जाएंगे। ये भी आईएएस का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? अनुच्छेद 103 की बात हो रही। सांसदों की अयोग्यता संबंधी निर्णय पे एक बात ध्यान रखना, कौन निर्णय देता है? आपका 2 तरीके से अयोग्य ठहराए जा सकते हैं। तो एक निर्णय तो आपका राष्ट्रपति देता है, लेकिन वो चुनाव आयोग की सलाह पर ही ऐसा करेगा, ये अनुच्छेद 103 है।
दूसरा एक 10वीं अनुसूची आपने देखा होगा, दल बदल कानून देखा होगा। इसके आधार पर इनका निर्णय कौन करता है? स्पीकर। स्पीकर ना हो तो डिप्टी स्पीकर, मतलब जो पीठासीन अधिकारी होगा वहाँ का, ठीक है, वो करेगा। तो ये ध्यान रखना कि दो तरीके से इन्हें आयोग ठहराया जा सकता है। तो जहाँ पे अगर राष्ट्रपति की बात हो रही है तो राष्ट्रपति करेगा, अगर दोनों है तो राष्ट्रपति भी करता है और स्पीकर भी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निक्षिप्त राशि खो देता है, यानी कि जो जमानत राशि है, तो उसका अर्थ है कि, उसका अर्थ क्या है? ये यूपीएससी का ये भी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट नहीं होते यूपीएससी के क्वेश्चंस। मतदान बहुत कम हुआ, क्या इसका ये अर्थ है? पहले तो जमानत जब्त होने का समझ लो कि जो टोटल नंबर ऑफ वोट पड़े हैं, अगर उसके 1/6 वोट आपको नहीं मिले तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। लेकिन डायरेक्ट ऐसा इन्होंने नहीं पूछा। तो इन्होंने क्या पूछा? तो इनका जो सही आंसर है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की अगर संख्या बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, सबको जरूरी थोड़ी है 1/6, अगर सात प्रत्याशी हैं टोटल, है ना, तो कोई ऐसा एक प्रत्याशी होगा जिसे 1/6 से कम वोट मिले होंगे, और ज़्यादा प्रत्याशी हैं तो और 1/6 से कम वोट। तो इसका मुख्य एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा? निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। आइए इसका ये भी है, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया, किसके द्वारा? तो यह है संसद में कानून है जो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, आरपीए 1951। इसके तहत संसद द्वारा ही बनाया गया। इसमें यह प्रावधान है कि अगर किसी को 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा मिली है तो वो क्या है, जब तक सज़ा है तब तक तो वो चुनाव लड़ ही नहीं सकता है। सज़ा खत्म होने के बाद भी 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता, संसद द्वारा है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन क्या है? चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है, बिल्कुल सही है। आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था, ये गलत है। आदर्श आचार संहिता जो है इसको समय समय पे अधिनियमित नहीं करना पड़ता है, इसे बनाना पड़ता है, जो कि चुनाव आयोग। चुनाव का जो संचालन अधिनियम है वो पारित हो रखा है, उसमें चुनाव आयोग को ऐसी शक्तियां दी गई हैं कि आदर्श आचार संहिता क्या एक प्रकार के नियम है जो प्रत्यक्ष और निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है। तो चुनाव आयोग समय समय पर जो भी जरूरी समझता है उसको आदर्श आचार संहिता में शामिल कर लेता है और जिसे नहीं समझता उसे हटा देता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये सही है, आर गलत है। ये सत्य है पर आर असत्य है। अगला क्या है? भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, भारत में मत अगर ये होता ना सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारत में क्या है, तो वो संवैधानिक हो जाता, क्योंकि 326 अनुच्छेद के तहत मिला है। लेकिन मताधिकार में कुछ शर्तें जुड़ी हुई हैं और निर्वाचित होने के अधिकार में तो बिल्कुल जुड़ी हैं। और ये आरपीए एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है आपका, उसके तहत मिला है। तो ये कौन सा अधिकार है आपका? विधिक अधिकार है। आइए इसका क्वेश्चन है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 79D में निर्वाचक अधिकार को परिभाषित किया गया है कि निर्वाचक अधिकार क्या है, जिसमें किसी व्यक्ति के किसी चुनाव में एक उम्मीदवार होने या ना होने अथवा उम्मीदवार होने से नाम वापस लेने या ना लेने तथा चुनाव में मतदान करने या मतदान करने से विरत रहने के अधिकार को शामिल किया गया। अगला, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया था, किस चुनाव में किया गया था? यूपीपीसीएस का है 1989 के चुनाव में। 61th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1988 में। और इसके बाद जो पहली बार इसमें क्या हुआ था कि 21 साल से घटा के उम्र कितनी कर दी गई थी आपकी? 18 साल, राजीव गांधी के कार्यकाल में। और इसके बाद अगली साल चुनाव हुआ था 1989 में, उसमें ये 18 वर्ष की उम्र के लोगों ने पहली बार मत का प्रयोग किया। तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि 61वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था? 1988 में आया था और इसकी आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। 28 मार्च 1989 से यह अधिनियम प्रभावी हुआ और नवंबर 1989 में जो चुनाव हुए उसमें पहली बार मत का प्रयोग हुआ। राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित हैं। तो क्या क्या सिद्धांत हैं? यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, बिल्कुल होंगे।
प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी, ये भी सही है। धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा, हाँ इसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा, तो ये भी सही है। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी, ये भी सही है। राजनीतिक दल अपने लिए, अपने उम्मीदवारों के लिए खुद के मानक स्थापित कर सकते हैं, तो सारे सही हो जाएंगे इसमें, सभी 4। अगला क्वेश्चन, भारत में ऐसा कोई कानून नहीं जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है। पहले ऐसा कोई कानून नहीं था, अभी फिलहाल इसमें संशोधन करके कानून है कि आप 2 से अधिक लोकसभा सीटों पर नहीं लड़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने लोकसभा की 3 सीटों पर निर्वाचन लड़ा था, मतलब चुनाव लड़ा था, ये सही है। इस टाइम तक ऐसा कोई कानून नहीं था, इन्होंने 3 सीटों से लड़ा था और 3 सीटें हार गए थे आप। वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है, सपोज करो उसने 2 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ा, दोनों से जीत गया, तो एक जगह से उसे सीट छोड़नी पड़ेगी। जब सीट छोड़नी पड़ेगी तो चुनाव आयोग को दोबारा चुनाव कराने पड़ेंगे, दोबारा खर्चा करना पड़ेगा। तो इसमें बोला गया है कि ऐसा प्रावधान है इस समय कि अगर उसने कोई सीट जीती हुई छोड़ी तो जो उपचुनाव होगा उसका खर्चा वो उठाएगा। तो ऐसा कोई बात अभी तक नहीं है, हाँ ऐसा प्रस्ताव जरूर आया था। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? केवल 2। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी, तो दिनेश गोस्वामी समिति ने क्या सिफारिश की थी? लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियां, जो आपकी स्टेट फंडिंग जिसे बोला जाता है, कि सरकार जो चुनाव का खर्चा है ना वो सरकार दे, राज्य दे, मतलब देश दे। इसमें क्या होगा कि जो भ्रष्टाचार चरम पे है, जो अनाप शनाप पैसा, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा खर्च कर रहा है, कम कर रहा है, वो सब खत्म हो जाएगा। आपको रैली करनी तो उसके लिए कुर्सियाँ, टेंट, जो भी स्थल है, सब चीज़ बुक कौन करेगा? चुनाव आयोग। आप अपने तरफ से एक भी पैसा खर्च नहीं कर सकते हो। इस तरीके की सिफारिश दिनेश गोस्वामी ने की थी और इसके बड़े अपने इंक्लूजन है मेंस का, यूपीएससी मेंस का आंसर इस पर बनता है। इसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं, घाटे थोड़े बहुत भी हैं, तो प्रोज कौन से हैं, ठीक है। और अभी फिलहाल एक विधि आयोग ने भी जो 2018 या 19 में रिपोर्ट दी थी उसमें भी इसकी बात हुई थी। लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। फिर परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। परिसीमन आयोग को कई लोग चुनाव आयोग से रिलेटेड समझ लेते हैं। देखो चुनाव के पहले परिसीमन होता क्या, पहले तो ये समझ लो। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर का परिसीमन हुआ है। होता क्या है कि जनसंख्या, जो जनगणना हुई होती है लेटेस्ट आपकी, उसके आधार पर अब जनसंख्या बढ़ गई तो लोकसभा क्षेत्रों की भी इधर उधर हो गई जो स्थिति है। तो फिर आपको क्या है, लोकसभा क्षेत्र बढ़ाने पड़ेंगे, जहाँ पे जनसंख्या कम हुई वहाँ कम करने पड़ेंगे। इसी चीज़ को बोला जाता है परिसीमन, कि किसी लोकसभा क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र की, एक तो क्षेत्र क्या होगा, जनसंख्या के आधार पर ही क्षेत्र डिसाइड होता है कि कितनी जनसंख्या निवास कर रही है, तो उसकी पुनः क्या करना, एक प्रकार से व्याख्या करना कि हाँ ये क्षेत्र है, इतने क्षेत्र होंगे। इसके लिए संसद एक परिसीमन आयोग बनाती है। परिसीमन आयोग एक बार बन जाता है, इसके बाद ये जो भी सिफारिशें देगी, इसे ना तो किसी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती, किसी भी न्यायालय, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, और ना ही संसद इस पर पुनर्विचार कर सकती है कि इसकी सिफारिशों को चेंज कर दे। तो ये बहुत ही पावरफुल बॉडी होती है। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसमें एक सदस्य होता है परिसीमन आयोग में, लेकिन चुनाव आयोग से परिसीमन आयोग का लेना देना नहीं है। तो परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, बिल्कुल सही है। परिसीमन आयोग के आदेश लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं, तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। तो कौन कौन से कथन सही है? दोनों सही है। इसके आदेश लोकसभा राज्य विधानसभाओं के समक्ष रखे तो जाते हैं, लेकिन आयोग के आदेशों में सुधार की अनुमति नहीं है। अब तक भारत में 5 बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। परिसीमन आयोग बनाया जा चुका है 1952 में, 1963 में, 1973, 2002 और 2020। परिसीमन का ये था पहले इसमें कि हर जनगणना के बाद परिसीमन आयोग बनेगा, लेकिन जो संशोधन करने के बाद इसको बढ़ा दिया गया, अभी भी 2026 तक सीटें फिक्स कर दी गई। ये किस लिए बना था? क्योंकि जम्मू कश्मीर में परिवर्तन आए थे, उसके लिए बनाया गया, नहीं तो ये 2026 में ही बनता है। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? बीपीएससी का क्वेश्चन है ये। M3 चल रहा है। वीवीपैट फुल फॉर्म क्या होता है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। इसमें क्या होता है, जो आपकी ईवीएम मशीन होती है इसी के साथ ये जोड़ देते हैं। तो आपने जिसको भी वोट दिया, इससे एक पर्ची निकल आती है कि हाँ आपने इस व्यक्ति को वोट दिया,
तो यहाँ बटन दबाने में तो आपका दब गया, आवाज़ आ गई, आपको पता चल गया वोट चला गया। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये सही व्यक्ति को चला गया, जिसका बटन आपने दबाया उसी को गया? तो ये जो पर्ची निकलती है इससे पता चलेगा। लेकिन ये पर्ची आपको दी नहीं जाती और दिखाई नहीं जाती। क्यों नहीं दी जाती है? क्योंकि इंडिया में आज भी अशिक्षित लोग हैं, दबे हुए लोग हैं। तो सपोज करो कि उसको दे दी, तो उसका जो मतदान की जो गुप्त है, सीक्रेसी है, गुप्तता है, वो भंग होती है। अगर आप पर्ची लेके घर चले गए तो कोई ना कोई आपके देख ही लेगा। और अगर आपने उस व्यक्ति को वोट नहीं दिया जिसको वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या है, फिर हो सकता है हिंसा हो, आपके प्रति भेदभाव हो। इसलिए पर्चियाँ दी नहीं जाती। इनका क्या होता है कि इनको रख लिया जाता है। अब एक ईवीएम अलग है, उसकी सारी पर्ची रख ली, तो लास्ट में जब गणना होती है तो 5 या 10% एक लोकसभा क्षेत्र से मिला लेते हैं। एक ईवीएम खोली, उसमें टोटल नंबर ऑफ वोट सब पार्टियों के निकाल लिए और उनकी पर्चियों की भी गणना कर ली कि किस किस पार्टी को पर्चियों में क्या मिला हो। अगर बराबर आ रहे हैं, ऐसे करके वो 10-15 ईवीएम खोल लिए और इसके बाद बाकी क्या है, बिना पर्चियों की गणना के कर देते हैं। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान कीजिए। आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि पहली बार ईवीएम कहाँ प्रयोग हुआ था, किस देश में प्रयोग हुआ? भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, बिल्कुल सही है। भारत की पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी, ये भी सही है। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन। तो 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत पूछा जा सकता है। तो ये है 25 जनवरी। यहाँ पे आपकी आज की क्लास खत्म होती है। इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे सारे आ गए। आगे चल के हम योजनाओं से रिलेटेड भी देखेंगे, एक आध क्लास लाना अगर होगा तो लाएंगे। इसके पहले पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड भी आएगी, तो जैसे ही बीच बीच में टाइम मिलेगा वो क्लासेज आ जाएंगे। और 1-2 दिन के अंदर ही आपकी यूपी स्पेशल स्टार्ट होने वाली है, कंटेंट बन रहा है। यूपी स्पेशल भी इस तरीके से कराया जाएगा कि फिर उसके बाद कहीं पे भी ना पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना कहीं कोई प्रॉब्लम होगी। तो चलिए, बाकी जो लोग भी पढ़ रहे हैं, थोड़ा आपका भी कर्तव्य बनता है ना। बहुत सारी जगह गए होगे, देखा होगा क्या मिल रहा है, कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो थोड़ा सा अपने भी निभाओ, नैतिकता थोड़ी होनी चाहिए। शेयर करते रहो आसपास, जितने भी आपके टच में हैं लोग, सबको पता होना चाहिए कि हाँ, ये एक बेहतरीन चैनल है जहाँ पे अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। शेयर करो, लाइक सब्सक्राइब करो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।